मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। एक बार तुम्हारे पूरे शरीर में सुइयां चुभाकर तुम्हें नदी में बहा दूंगी। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये क्या है? ये कैसा अजीब मामला है? नदी का पानी अचानक इतना नीला क्यों हो गया? शैतान दासी, क्या तूने सोचा था कि अपने पापों की सजा नहीं पाएगी? इतना बड़ा अपराध करके तू बच जाएगी। कौन? कौन हो तुम? मैं मत्स्य कन्या हूँ, इस नदी की रानी। अब बता, तूने राजकुमारी रूपमती के साथ ऐसा क्यों किया? उसके पूरे शरीर में तूने सुइयां क्यों चुभाई? क्योंकि क्योंकि मुझे सिंहासन चाहिए। मुझे ये राज्य चाहिए। मैं नहीं चाहती कि महाराज उसे राज्य का शासन सौंपे। मैं उसे बचपन से कभी सहन नहीं कर पाई। राजकुमारी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। छी छी, लालच के लिए तूने एक इंसान की जान ले ली। विधाता तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तू अपने इतने बड़े पाप की सजा अवश्य पाएगी। इसी नीली नदी में तेरी मृत्यु होगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये राज्य, ये सिंहासन, सब मेरा होगा। महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे वापस मत भेजिए। क्या बात है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? महाराज, आज मेरी पत्नी को मरे हुए 1 साल हो गया। मेरी इस छोटी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है। मैं राज्य के कामों में व्यस्त रहता हूं और ये बच्ची पूरे दिन घर में अकेली रहती है। अच्छा, सब समझ गया। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरी इस बेटी को अपने पास आश्रय दे दीजिए। ये आपकी पुत्री की दासी बनकर रहेगी। यदि आप इसे थोड़ा सा सहारा दे दें तो मैं निश्चिंत होकर मर भी सकता हूं। अच्छा, ठीक है। आज से तुम्हारी बेटी मेरे पास ही रहेगी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह बड़ा करूंगा। आपने सचमुच मुझे बचा लिया। आज यदि आप न होते तो न जाने क्या होता। चलो बेटी, अब घर लौट चलते हैं। कल तुम्हें महल में छोड़ जाऊंगा। लेकिन पिताजी, क्या आप सचमुच मुझे दूसरे के घर आश्रित बनाकर भेज देंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है बेटी। वाह पिताजी, आपकी तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन रानी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इससे पहले भी मैं महाराज की बेटी आलोकमाला के साथ खेलने गई थी, पर रानी माँ मुझे बिल्कुल सहन नहीं कर पाईं। मुझे नहीं लगता कि वे मानेंगी। इन सब बातों की चिंता मत कर। रानी माँ बाहर से कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। जब उन्हें पता चलेगा कि तेरी माँ मर चुकी है, तो वे तुझे अवश्य अपना लेंगी। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। हम दोनों मिलकर बुद्धि से उस राज्य के सभी लोगों को एक-एक करके रास्ते से हटा देंगे। राजकुमारी, आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश की कोई परी धरती पर उतर आई हो। तुम भी बहुत सुंदर हो मणिमाला। तुम चाहो तो यहाँ से सज-धज सकती हो। देखो मेरे पास बहुत कीमती कपड़े और गहने हैं। तुम चाहो तो इनमें से कुछ भी ले सकती हो। मैं तुम्हारी चीजें मांग कर क्यों लूं? एक दिन इन सब पर मेरा ही अधिकार होगा। क्या बात है मणिमाला, तुम इस तरह चुपचाप खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हें ये साड़ियां और गहने पसंद नहीं आए? राजकुमारी, मैं तो आपके बारे में सोच रही थी। आप सचमुच बहुत दयालु हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं ले सकती। मैं मंत्री की बेटी हूँ। इन चीजों का लालच करना मुझे शोभा नहीं देता। आप लोग कितने धनी हैं। छी, ऐसी बातें मत करो मणिमाला। सृष्टिकर्ता की दुनिया में सभी समान हैं। यहाँ अमीर और गरीब में भेद करना कभी उचित नहीं है। क्या बात है? यहाँ खड़ी होकर तुम क्या कर रही हो मणि? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हमेशा राजकुमारी के कमरे में मत आया करो। माँ, आप हमेशा इसके साथ इतनी नाराजगी से क्यों बात करती हैं? ये तो हमारे घर में मेहमान बनकर आई है। मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
यदि आप नहीं चाहती तो मैं राजकुमारी के कमरे में कभी नहीं आऊंगी। नाराज मत होइए रानी माँ। यहाँ मुंह उठाकर खड़ी मत रहो, यहाँ से चली जाओ। माँ, आपके लिए मणि के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं था। बेचारी आपके व्यवहार से सचमुच बहुत दुखी हुई है। तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझती। मैं उसकी आंखें देखते ही समझ जाती हूँ कि उसके मन में बहुत लालच है। लालच? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम हमेशा उससे दूर ही रहना, वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक ही वो रास्ते का कांटा रानी मेरी जिंदगी से हट जाए। जब तक वो जीवित रहेगी मुझे इस राज्य में कुछ भी नहीं मिलेगा। रानी को हमारे रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रानी बहुत बुद्धिमान है। यदि रानी को कुछ हो गया तो महाराज किसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ करना ही होगा, बहुत धीरे धीरे करना होगा। आपके पास तो बहुत शक्तियां हैं तांत्रिक, आप कुछ न कुछ उपाय कीजिए। सच कह रहे हैं पिताजी, उस रानी को सचमुच मरना होगा। उसने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस गुड़िया के अंदर ही रानी की प्राण शक्ति छिपी हुई है। इस गुड़िया को तुम जितनी चोट पहुंचाओगी, रानी को उतना ही कष्ट होगा और धीरे धीरे वो मर जाएगी। ये क्या हो गया? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रानी माँ अचानक इस तरह बीमार कैसे हो गईं? आज आज तो रानी माँ मर गई। सब कुछ मैंने ही किया है पिताजी। पहाड़ के अंतिम छोर पर एक तांत्रिक रहता है, उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। उसी के जादू से मैंने रानी माँ को बीमार करके मार डाला। सचमुच तू मेरी बेटी है, तूने ये साबित कर दिया। इसी तरह हम सबको एक एक करके रास्ते से हटा देंगे। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको जरूर ठीक कर दूंगी। माँ, आपको क्या हो गया है? दिन ब दिन आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों होती जा रही है? कुछ कीजिए, रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रानी नहीं बचेंगी। महाराज, हम तो अभी तक रानी की बीमारी का पता ही नहीं लगा पाए हैं। उन्हें क्या हुआ है यही नहीं समझ पा रहे। और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो इलाज कैसे शुरू करें? मेरे जाने का समय आ गया है। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस हमारी बेटी आलोकमाला का ध्यान रखना। नहीं माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। किसी भी कीमत पर मेरी माँ को बचा लीजिए। देखा, मेरा काला जादू कितना अच्छा काम कर रहा है। रानी दिन ब दिन बीमार होती जा रही है, बहुत जल्द वो मर भी जाएगी। देख लिया, मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। कोई मुझे बचाओ, मैं जीना चाहती हूँ। अपनी बेटी आलोकमाला के लिए भी मैं जीना चाहती हूँ। पिताजी, माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ को क्या हुआ है? पता नहीं कौन सी जानलेवा बीमारी ने तुम्हारी माँ के शरीर में घर बना लिया है। अच्छी तरह देखो, माँ ने आंखें बंद कर ली हैं। माँ अब सांस भी नहीं ले रही हैं। तो क्या माँ हमें छोड़कर चली गई पिताजी? ये क्या हो गया रानी? चलो, पिताजी को ये खबर दे आती हूँ। आइए महाराज, आपको आज सिंहासन पर बैठना होगा। दूसरे राज्यों के दूत आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ मंत्री, सब कुछ तुम संभाल लो। मेरा अब किसी काम में मन नहीं लगता। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? रानी माँ के निधन के बाद से ही आप दुख में डूबे हुए हैं। उधर राज्य का कामकाज भी ठप पड़ता जा रहा है। रानी के जाने के बाद मैं इस सिंहासन की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूं मंत्री। इसलिए मैंने तय किया है कि आलोकमाला को इस राज्य की रानी घोषित कर दूंगा। ये तो बहुत शुभ समाचार है महाराज। आलोकमाला इस राज्य की योग्य उत्तराधिकारी हैं। वो सचमुच बहुत दयालु हैं। राज्य की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती है। तो फिर देर मत करो, पूरे राज्य में तुरंत घोषणा करवा दो। अगले सप्ताह मैं आलोकमाला के राज्याभिषेक की घोषणा करूंगा। वही इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी।
जी महाराज। और तू यहाँ आराम से बैठी हुई है, जबकि उधर सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। क्या हुआ, बताइए तो सही। महाराज ने आलोक माला को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अगले सप्ताह उसे राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। अब तेरा रानी बनने का सपना पूरा नहीं होगा बेटी। कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, आलोकमाला इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तू आज ही उस तांत्रिक के पास जा और कोई ऐसा उपाय निकाल कि आलोकमाला भी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। अब क्या हुआ? इतनी घबराई हुई मेरे पास क्यों आई है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया तांत्रिक। हमारी सारी योजनाएं नष्ट होने वाली हैं। उस रानी को मारने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अरे, हुआ क्या है? यूं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। महाराज ने आलोकमाला को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब वो सिंहासन पर बैठेगी। अब उसे भी हमारे रास्ते से हटाना होगा। नहीं, इतनी जल्दी फैसला नहीं लिया जा सकता। कुछ ही समय पहले रानी की मृत्यु हुई है। यदि अब आलोकमाला भी मर गई तो महाराज को संदेह हो जाएगा। लेकिन कोई उपाय तो निकालिए। मैं अपने इतने वर्षों का सपना टूटने नहीं दूंगी। ये लो, हाय औषधि राजकुमारी को खिला देना। धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाएगी। फिर उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभा देना। उसके बाद वो हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। लेकिन ये काम तो बहुत कठिन है। काम कठिन जरूर है, लेकिन यही एक रास्ता है। देर मत कर। किसी भी तरह चालाकी से आज रात ये औषधि राजकुमारी को पिला देना। उसके बाद उसके शरीर को किसी दूसरी जगह ले जाना और वहां ये सुइयां चुभा देना। लीजिए आलोकमाला, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध का एक गिलास लाई हूँ। इसे पी लीजिए। आपकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है। क्या बात है? आज तुम मेरे लिए दूध लेकर आई हो। बाकी दासियां कहाँ हैं? आपको कितनी बार कहा है मणिमाला, तुम इस राज्य की दासी नहीं हो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें ये सब काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। तुम ये दूध खुद ही पी लो। नहीं, आपको ये पीना ही होगा। लीजिए, अब देर मत कीजिए। अपनी छोटी बहन की बात मानकर इसे पी लीजिए। ये क्या? ये कैसी अजीब घटना है? केले की बेड़ी पर किसी लड़की का शरीर बहता हुआ आ रहा है। चलो जरा पास जाकर देखते हैं। अरे, ये लड़की कितनी सुंदर है। किसने इसका इतना बड़ा नुकसान किया? इसे देखकर तो किसी राजकुमारी जैसी लगती है। इसके वस्त्र और रूप दोनों ही असाधारण हैं। निश्चित ही किसी ने इस पर जादू टोना किया है। और ये नदी भी आश्चर्यजनक रूप से नीली हो गई है। नहीं, इसे यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। जी राजकुमार, आपने बुलाया? इस लड़की को महल ले जाने की व्यवस्था करो। मैं स्वयं इसकी सेवा करके इसे ठीक करूंगा। इसे बचाना ही होगा। ले तो जाऊंगी राजकुमार, लेकिन यदि रानी माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। माँ को मैं समझा लूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कहा है बस वही करो। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। मैं अभी इन्हें महल ले जाने की व्यवस्था करती हूँ। मंत्री, तुम आ गए? क्या तुम्हें राजकुमारी आलोकमाला के बारे में कोई समाचार मिला? नहीं महाराज, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां उन्हें खोजा न गया हो, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। हाँ, एक अजीब घटना अवश्य हुई है। क्या हुआ? हमारे राज्य की एकमात्र नदी का पानी अचानक नीला हो गया है। वहां की सारी मछलियां मरकर पानी पर तैर रही हैं। चारों ओर भयानक स्थिति है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो राज्य की प्रजा भी मरने लगेगी। हे ईश्वर, तुम मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो? पहले मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, फिर अपनी इकलौती बेटी को, और अब मेरी प्रजा भी संकट में पड़ गई है। महाराज, मुझे पूरे मामले की फिर से जांच करनी होगी।
अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे पूरी सच्चाई बताएगा? इस नीली नदी का रहस्य क्या है? महाराज, क्या बात है दासी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मंत्री और महाराज महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। बिना अनुमति तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मंत्री, तुम इससे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि मैंने मणिमाला को अपनी बेटी की तरह पाला है। महाराज, मैं हमेशा आपका भला चाहती हूँ। जब तक राजकुमारी वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं राज्य का कार्यभार संभालना चाहती हूँ, क्योंकि आप मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। कभी नहीं। ये सिंहासन केवल राजकुमारी आलोकमाला का है। मैं इस पर किसी और को नहीं बैठने दूंगा। मंत्री की बेटी कभी रानी नहीं बन सकती। आप व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं महाराज। हम में से कोई नहीं जानता कि आलोकमाला कहाँ है, या वो जीवित भी है या नहीं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मणिमाला कुछ समय के लिए इस सिंहासन पर बैठ जाए और राज्य संभाले। यदि आलोकमाला लौट आए तो बाद में कुछ और सोच लिया जाएगा। लेकिन महाराज। और कोई लेकिन नहीं। कुछ ही दिनों में एक बड़ा समारोह आयोजित करो। उसी समारोह में मणिमाला का राज्याभिषेक होगा। राजकुमार, इस राजकुमारी पर बहुत शक्तिशाली जादू किया गया है। इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। हर दिन इसके शरीर से एक एक सुई निकालनी होगी, तभी ये पूरी तरह स्वस्थ हो पाएगी। तुमने इस लड़की को महल में क्यों ले आए राजकुमार? ये ठीक नहीं किया तुमने। माँ, आपने एक बार पूछा था कि क्या मैं किसी से प्रेम करता हूँ। सच तो ये है कि मैं पहली ही नजर में इस राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। मैं इसे अवश्य स्वस्थ करूंगा। राजकुमार, यदि आप प्रतिदिन इसके शरीर से एक एक सुई निकालते रहेंगे तो एक दिन सारी सुइयां निकल जाएंगी। मैं सब कुछ करूंगा। इसे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम चाहो तो किसी अच्छी राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। एक अज्ञात और बीमार लड़की के लिए अपना समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जैसा चाहो वैसा करो। माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्या बात है राजकुमार? आज राजकुमारी के शरीर से आखिरी सुई निकाली जाएगी। आज ही उसे होश आ जाएगा। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना माँ? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो, मैं भी राजकुमारी के कमरे में चलती हूँ। आज उसकी आखिरी सुई मैं ही निकालूंगी। क्या कह रही हैं माँ? लेकिन आप तो राजकुमारी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती? मैं तो केवल ये चाहती थी कि तुम किसी साधारण और स्वस्थ लड़की से विवाह करके सुखी जीवन बिताओ, किसी बीमार लड़की की सेवा करते हुए नहीं। छोड़िए माँ, अब ये बातें रहने दीजिए। पिछले 6 महीनों से मैंने बहुत मेहनत की है। आइए, आज मेरी मेहनत का परिणाम देखने का दिन है। माँ, अब देर मत कीजिए। उसकी आंख से आखिरी सुई आप ही निकालिए। रानी माँ ने धीरे धीरे राजकुमारी की आंख से आखिरी सुई निकाल दी। माँ, देखिए, ध्यान से देखिए, राजकुमारी ने आंखें खोल दी हैं। राजकुमारी, तुम जाग गई हो? मैं कहाँ हूँ? और आप लोग कौन हैं? मैंने तुम्हें नदी के पानी में पाया था। एक अजीब नीली नदी में तुम केले की बेड़ी पर बहती हुई मिली थीं। तुम्हारे ऊपर सुइयों का जादू किया गया था। मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हें ठीक किया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तुम्हारा परिचय क्या है? मेरा नाम आलोकमाला है। मैं उजानगढ़ के महाराज प्रताप की इकलौती पुत्री हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है। तुम्हारे राज्य की बहुत प्रसिद्धि है। राजकुमारी, अब और देर नहीं होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस छोड़कर आऊंगा। आज ही हम तुम्हारे राज्य चलेंगे। आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मेरी इकलौती बेटी आलोकमाला लापता है। उसे कहीं भी खोजा नहीं जा सका। इसलिए मैं अपनी पालित पुत्री मणिमाला को इस राज्य के सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लेता हूँ। महाराज, कृपया एक बार फिर विचार कर लीजिए।
एक मिनट रुकिए पिताजी। आलोकमाला, मेरी बेटी, तुम वापस आ गई। तुम जीवित हो। मैंने तो समझ लिया था कि तुम मर चुकी हो। ये क्या? आलोकमाला यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इसे जादू करके नदी में बहा दिया था। नहीं पिताजी, मैं मरी नहीं थी। जिस मणिमाला को आप अपनी बेटी की तरह मानकर आज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने मेरे शरीर में हजारों सुइयां चुभाईं और फिर मुझे केले की बेड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। इस राजकुमार ने मेरी जान बचाई है। मणिमाला, क्या ये सच है? तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया, अपने पिता की सलाह पर किया। मंत्री, ये क्या कह रही है मणिमाला? तो क्या तुमने जानबूझकर अपनी बेटी को महल में भेजा था? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बेटी को लेकर इस राज्य से बहुत दूर चला जाऊंगा। कोई है? इन दुष्टों को तुरंत बंदी बना लो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं वचन देता हूं कि इस राज्य से बहुत दूर चला जाऊंगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमें दंड मत दीजिए। महाराज, अब मेरा कार्य पूरा हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। राजकुमार, तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों विवाह करके सुखी जीवन बिताओ। इस विवाह से तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं महाराज, आलोकमाला जैसी राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरा परम सौभाग्य होगा। पिताजी, मैं भी अपना जीवन इसी राजकुमार के साथ बिताना चाहती हूँ। उसी समय नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। देखो, नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो रहा है। इसका अर्थ है कि आलोकमाला पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। आलोकमाला, तुम जहां भी रहो, हमेशा सुखी रहो। नहीं, भैया अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई और साथ हुआ तो राह बंद हो जाएगी और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे। ये कहकर सुनहरी मछली फिर पानी में उतर गई। चमक धीरे धीरे गहराई में डूब गई, पर उसके शब्द अर्जुन के भीतर रह गए। शाम तक उसे फैसला करना था, रोटी चुने या रहस्य। वही झील का किनारा। सूर्य डूबने के करीब है। पानी की सतह अचानक गोल गोल घूमने लगती है। अर्जुन अकेला खड़ा है, घबराया हुआ। झील के बीच पत्थरों का घेरा उभरता है और उसके भीतर नीला मोती धड़कते दिल की तरह चमकता है। मैं आ गया, अकेला। अब सामने आओ। तुमने वचन निभाया अर्जुन, अब झील भी अपना वचन निभाएगी। मेरे पिता कहाँ है? मुझे घुमा फिरा कर मत बोलो। उन तक पहुंचने का पहला दरवाजा उस मोती के पास है। बस इतना? मैं जाकर उठा लाता हूं। रुको, उसे छूने से पहले उसके रक्षक को जगाना पड़ेगा। रक्षक? जैसे ही सुनहरी मछली ने आखिरी शब्द कहा, पानी के नीचे दो पीली आंखें खुलीं। झील उफन पड़ी। पत्थरों के घेरे के चारों ओर एक विशाल काला नाग उठ खड़ा हुआ। हे भगवान! कौन है जो नीले मोती पर नजर डालने की हिम्मत करता है? सुबह का धुंधलका। गांव के किनारे फैली शांत झील पर हल्की सुनहरी चमक तैर रही है। किनारे की घास गीली है। अर्जुन, लगभग 12 साल का दुबला पतला लड़का, हाथ में टूटा हुआ जाल लिए सावधानी से पानी के पास आता है। दूर गांव की कुछ झोपड़ियां दिखती हैं। बस आज किस्मत साथ दे दे, 2-3 मछलियां भी मिल जाए तो माँ और गुड़िया भूखी नहीं सोएंगी। अरे जाल, तू भी ना, हर बार यहीं से फट जाता है। चल, आज एक बार और कोशिश करते हैं। गांव में कई दिनों से अनाज कम था। अर्जुन के घर का चूल्हा भी अब रोज नहीं जलता था। वह झील पर उम्मीद लेकर आया था, जैसे पानी के भीतर कोई छोटा सा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा हो। पानी कितना साफ है, पर इतनी चमक पहले कभी नहीं देखी। सूरज भी अभी पूरा निकला नहीं। चलो, पहले उथले हिस्से में देखते हैं। बड़ी मछलियां नहीं तो छोटी ही सही। ध्यान से, आवाज मत करना, नहीं तो सब भाग जाएंगी।
अर्जुन घुटनों के बल झुककर कमल के पत्तों के पास जाल फैलाता है। पानी की सतह पर हल्की लहरें बनती हैं। अचानक पत्तों के बीच से सुनहरी चमक तेज होकर उसकी आंखों पर पड़ती है। ये क्या है? मछली है क्या? नहीं, इतनी चमकीली मछली मैंने कभी नहीं देखी। अरे रुको, भागना मत। कमल के पत्तों के बीच कुछ हिला। वह साधारण चमक नहीं थी, जैसे पानी के नीचे किसी ने सोने का दीप जला दिया हो। अर्जुन ने सांस रोक ली। सच में सुनहरी? अगर इसे पकड़ लूं तो शायद बाजार में अच्छे पैसे मिल जाए। नहीं, पहले देखूं तो सही, ये है क्या? झील के दूसरे किनारे से अर्जुन की छोटी बहन गुड़िया दौड़ती हुई आती है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है और सांस फूली हुई है। वह अर्जुन को झुके हुए देख रुक जाती है। भैया, चुप, धीरे बोलो। मैं तो डर गई थी। माँ ने कहा था तुम फिर अकेले झील पर आ गए। आवाज कम रखो, यहां कुछ है बहुत अजीब। मछली? शायद, पर ऐसी नहीं जैसी हम रोज देखते हैं। देखो कमल के नीचे। ओह, ये तो सच में चमक रही है। भैया, ये सोने की बनी है क्या? मुझे नहीं पता, पर अगर ये हाथ आ जाए तो घर का हाल बदल सकता है। माँ कहती है झील की चमकती चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। माँ ये भी कहती है कि भूखे पेट सपने नहीं पकते। तो अब क्या करोगे? पहले इसे किनारे की तरफ लाऊंगा, तुम बस चुपचाप खड़ी रहो। अर्जुन टूटा जाल धीरे धीरे पानी में डालता है। सुनहरी आकृति कमल के पत्तों के बीच घूमती है। हवा थोड़ी तेज होती है और झील की चमक बढ़ जाती है। बस बस, थोड़ा और पास आओ। भैया, ये तुम्हें देख रही है। मछलियां ऐसे देखती। तो फिर ये मछली नहीं है? जाल सीधा रखो। अरे नहीं, तुम मत हिलो। मैं तो हिली ही नहीं। अरे, क्या हुआ? जाल उसके ऊपर गया था, फिर भी खाली निकल आया। वो गायब हो गई क्या? नहीं, उधर है, दूसरे पत्ते के पास। इतनी जल्दी कैसे पहुंची? भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं, पर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पीछे से सूखी टहनियों पर कदमों की आवाज आती है। गांव का बूढ़ा मछुआरा भोला राम काका कंधे पर पुरानी टोकरी लिए धीरे धीरे पास आता है। उसकी आंखें झील को देखते ही बदल जाती हैं। अर्जुन, काका, आप यहां? मैं यही पूछने आया हूं। सुबह सुबह सुनहरी पानी के पास क्या कर रहे हो? काका, वहां कुछ चमक रहा है। भैया उसे पकड़ना चाहते हैं। पकड़ना चाहते हो? घर में खाने को कुछ नहीं है काका। अगर ये अनोखी मछली है तो शायद पैसे मिल जाए, शायद किस्मत बदल जाए, यही सोच रहे हो? हाँ, गलत क्या है इसमें? गलत तब होता है जब आदमी भूख में पहचान भूल जाए। काका, आप इसे जानते हैं? जानता नहीं, पर इसके बारे में सुना है। बहुत पुरानी बात है। कौन सी बात? इस झील में जो सोना चमकता है वो हमेशा दौलत नहीं देता। कभी कभी वो किसी इम्तिहान की तरह आता है। काका, मैं पहेलियां नहीं समझता, साफ साफ बताइए। उस चमक के पीछे भागने वाले सब लोग खाली हाथ नहीं लौटे, पर जो लाए वो हमेशा अच्छा नहीं था। तीनों झील किनारे खड़े हैं। हवा में अजीब सन्नाटा है। सुनहरी चमक अब पानी के नीचे गोल गोल घूम रही है, जैसे किसी को बुला रही हो। अगर ये खतरा है तो गांव में किसी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि पुरानी बातें धीरे धीरे कहानी बन जाती हैं, और कहानी पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक वो खुद न देख ले। काका, क्या ये भूत है? नहीं बिटिया, भूत होता तो पानी यूं नहीं मुस्कुराता। पानी मुस्कुराता? हाँ, देखो उसकी लहरें। ये डराने वाली नहीं, बुलाने वाली हैं। यही बात खतरनाक है। तो फिर ये क्या चाहती है?
शायद कोई सुनने वाला, शायद कोई सच्चा दिल, शायद कोई ऐसा बच्चा जो भूखा है पर अभी तक कठोर नहीं हुआ। वो भैया ही हैं। गुड़िया, हो सकता है इसलिए मैं और भी घबरा रहा हूं। अगर ये मुझे बुला रही है तो मैं भागूं क्यों? क्योंकि हर बुलावा अपनापन नहीं होता। कुछ बुलावे आदमी की कमी पहचान लेते हैं। अर्जुन झील के और पास जाता है। पानी लगभग उसके पैरों को छू रहा है। गुड़िया उसका हाथ पकड़ लेती है। भोलाराम काका बेचैनी से इधर उधर देखते हैं। भैया मत जाओ इतना पास। मैं बस देख रहा हूं। तुम जब बस देख रहा हूं कहते हो, तब हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। इस बार जो होगा शायद अच्छा हो। अर्जुन, अगर पानी से कोई चीज खुद तुम्हारे पास आए तभी हाथ बढ़ाना, पहले मत छूना। ठीक है। और अगर उसने बात की तो? मछली बात नहीं करती। इस झील में यकीन से कुछ मत कहना। अर्जुन ने पानी की सतह पर झुककर देखा। सुनहरी रोशनी अब साफ आकृति लेने लगी थी। वह सचमुच एक मछली जैसी थी, पर उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत और समझदार थीं। इसकी आंखें, ये तो जैसे मुझे पहचानती हैं। भैया ये ऊपर आ रही है। सुनहरी मछली धीरे धीरे पानी की सतह तोड़ती है। उसके शल्कों से हल्की रोशनी निकलती है। झील के चारों ओर का वातावरण कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। हे भगवान! कितनी सुंदर है। पीछे हटो दोनों। अर्जुन, इसने इसने भैया का नाम लिया। तुम बोल सकती हो? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सवाल ये है कि तुम क्या करोगे? उससे बात मत करो लड़के। भोलाराम, डर अब भी तुम्हारे साथ है, इतने वर्षों बाद भी। तुम मुझे जानती हो। मैं इस झील में गिरा हर आंसू जानती हूँ, हर लालच, हर दुआ, हर पछतावा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? पहले ये बताओ, तुम मुझे पकड़ना चाहते थे, बेचना चाहते थे या समझना चाहते थे? मैं घर के लिए कुछ चाहता था। सिर्फ अपने घर के लिए? पहले अपने घर के लिए, फिर अगर हो सके तो औरों के लिए भी। भैया झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तब शायद समय आ गया है। झील की सतह पर सुनहरी लहरें फैलती हैं। कमल के पत्ते धीरे धीरे अलग होते हैं, जैसे बीच में कोई रास्ता बन रहा हो। अर्जुन, गुड़िया और भोलाराम काका स्तब्ध खड़े हैं। समय? किस बात का समय? उस वचन का जो बहुत पहले तुम्हारे परिवार से जुड़ा था। मेरे परिवार से? नहीं, ये नहीं हो सकता। काका, आपको क्या पता है? मैंने सोचा था वो राज झील के साथ डूब गया। कौन सा राज? तुम्हारे पिता ने जाने से पहले इस झील से एक वादा किया था। मेरे पिता? पर वे तो सालों पहले लापता हो गए थे। लापता नहीं, रोके गए। किसने रोका? उसके बारे में अभी नहीं। पहले अर्जुन को चुनना होगा, भूख का आसान रास्ता या सत्य का कठिन रास्ता। अगर सत्य से मेरे पिता मिल सकते हैं तो मैं वही चुनूंगा। सोच कर बोलो लड़के, एक बार ये राह खुली तो लौटना आसान नहीं होगा। सूर्य डूबने से पहले फिर आना अर्जुन, अकेले। तब झील अपना पहला रहस्य खोलेगी। अकेले? नहीं, भैया अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई और साथ हुआ तो राह बंद हो जाएगी और तुम्हारे पिता हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे। ये कहकर सुनहरी मछली फिर पानी में उतर गई। चमक धीरे धीरे गहराई में डूब गई, पर उसके शब्द अर्जुन के भीतर रह गए। शाम तक उसे फैसला करना था, रोटी चुने या रहस्य। वही झील का किनारा। सूर्य डूबने के करीब है। पानी की सतह अचानक गोल गोल घूमने लगती है। अर्जुन अकेला खड़ा है, घबराया हुआ। झील के बीच पत्थरों का घेरा उभरता है और उसके भीतर नीला मोती धड़कते दिल की तरह चमकता है। मैं आ गया, अकेला।
अब सामने आओ। तुमने वचन निभाया अर्जुन, अब झील भी अपना वचन निभाएगी। मेरे पिता कहाँ है? मुझे घुमा फिरा कर मत बोलो। उन तक पहुंचने का पहला दरवाजा उस मोती के पास है। बस इतना? मैं जाकर उठा लाता हूँ। रुको, उसे छूने से पहले उसके रक्षक को जगाना पड़ेगा। रक्षक? जैसे ही सुनहरी मछली ने आखिरी शब्द कहा, पानी के नीचे 2 पीली आंखें खुलीं। झील उफन पड़ी। पत्थरों के घेरे के चारों ओर एक विशाल काला नाग उठ खड़ा हुआ। हे भगवान! कौन है जो नीले मोती पर नजर डालने की हिम्मत करता है? मैं अर्जुन हूं। मुझे मोती चाहिए नहीं, मुझे अपने पिता चाहिए। हर चोर यही कहता है, पहले मोती, फिर झूठ, फिर विनती। मैं चोर नहीं हूं। तो पीछे हट जाओ। ये मोती किसी मनुष्य के लिए नहीं है। उफनते पानी के बीच अर्जुन पीछे हटता है। तभी झील के दूसरे किनारे से एक सुनहरा कछुआ तैरता हुआ आता है और अर्जुन के सामने आकर ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। नाग पत्थरों के चारों ओर और कस कर लिपट जाता है। तू कछुआ? पीछे रहो लड़के, इसकी पहली फुफकार डराती है, दूसरी गिराती है। तुम फिर आ गए बूढ़े खोल वाले। और तुम अब भी उसी मोती से चिपके हो, जैसे वही तुम्हारी सांस हो। ये मेरी शपथ है, मेरी सांस नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत पुराने रखवाले हैं ये दोनों। एक बचाता है, एक रोकता है। और मैं बीच में फंस गया हूं। अगर सच में अपने पिता को ढूंढना है तो भागना मत, देखो, सुनो और सही समय पर बोलो। समय बीत चुका है। लड़का आया है तो परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? भूख तुम्हें झूठ बोलने को कहेगी, डर तुम्हें भागने को कहेगा। अगर तुम दोनों से हार गए तो झील तुम्हें भी निगल लेगी। मैं भागूंगा नहीं। ये तो हर कोई शुरू में कहता है। पत्थरों के घेरे के पास पानी और तेज घूमता है। नीला मोती धड़कता है। उसकी रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है। मेरे पास हथियार नहीं है, बस ये टूटा जाल है। कभी कभी टूटी चीजें ही सही काम करती हैं। मनुष्य का जाल? उससे तुम मुझे बांधोगे? तुझे बांधना नहीं चाहता, बस मोती तक पहुंचना चाहता हूं। यही तो बांधना है, मोती से मुझे अलग करना। फिर सच बता, ये मोती क्या है? ये रास्ता है, स्मृति का, वचन का और बंद दरवाजों का। मेरे पिता का दरवाजा भी? हाँ, और उसी कारण तुम सबसे खतरनाक हो।